कल तेरी विदाई है। कल तू पराई हो जाएगी। ससुराल जाकर मुझे भूल तो नहीं जाएगी ना बेटे? पिताश्री, जीवन भले ही ससुराल में कटेगा, किंतु जन्म तो मेरा यहाँ हुआ है, तो आपको कैसे भूल सकती हूँ? ऐसा मत कहिए पिताश्री कि बेटी विवाह के उपरांत पराई हो जाती है। अरे, विवाह के उपरांत तो दो पराया परिवार भी अपना हो जाता है। दो अपरिचित परिवारों को एक परिवार बनाती है बेटी। वो शारीरिक रूप से भले ही दूर चली जाए, किंतु उसकी आत्मा दोनों परिवारों के लिए द्रवित होती है। ऐसा कभी ना कहना कि मैं कल से पराई हो जाऊंगी। मैं तो आपकी ही बेटी रहूंगी। कल तो कोई पराया आपका पुत्र बनेगा। पुत्री, धन्य है तू, धन्य है। माते, यदि मेरी किष्किंधा के जाने के विचार से ही आप दोनों इतने चिंतित हैं, तो मेरे जाने के उपरांत आप दोनों का क्या होगा? मिलने तो आया करोगे ना? हाँ माते, किंतु मैं कोई ऐसी तरकीब लगाऊंगा कि फिर कभी ना जाऊं वापस। तो फिर तुम्हारा वचन? हाँ माते, वचन भी निभाना होगा। फिर वही सोच लूंगा। माते, मुझे लोरी सुनाइए ना। हसित गिरि समं स्यात् तच्चलं सिन्धु पात्रे। अरे वो ये देखो हनुमान। प्रणाम हनुमान। प्रणाम हनुमान। आइए, पधारिए। प्रणाम प्रणाम काका। मैं निमार्की ग्राम के प्रधान जी की पुत्री के स्वयंवर हेतु जा रहा था। आप मुझे उनके घर का मार्ग बता सकते हैं? अरे हम लोग भी वहीं जा रहे हैं, आइए साथ में चलते हैं। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इस प्रकरण में साथ भी हो जाएगा और मार्ग भी कट जाएगा। क्यों? हनुमान, एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? अवश्य पूछिए काका, मैं आपके पुत्र समान हूँ। आपको मुझसे कुछ भी पूछने के लिए आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है। हमने तो सुना था कि महाराज स्वयं संचिता के स्वयंवर में निर्णायक बनकर आ रहे हैं, किंतु आप तो एकाकी है। हाँ हाँ, किंतु पिताश्री और प्रधान जी की आज्ञा और संचिता दीदी के आग्रह पर मैं स्वयं निर्णायक बनकर आया हूँ। वाह, अति उत्तम। अब कोई छल करने के विषय में सोचेगा भी नहीं। नहीं नहीं काका, ऐसा कुछ नहीं है। जिसे छल करना होता है वह अपने आसपास के किसी भी व्यक्ति को नहीं देखता है, फिर वो चाहे मैं हूँ या कोई और। सही कहा आपने हनुमान। छल करने वाला आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचता, उसे तो सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि करनी होती है। हाँ, सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि। आइए चलिए। जय श्री राम। भैया, भैया,
मैं ठीक लग रहा हूँ ना वरुण? सुंदर, अत्यंत सुंदर, बिल्कुल राजकुमार जैसे। तो चलो, अन्यथा स्वयंवर में देर हो जाएगी। हाँ, चलिए भैया, चलो। पधारिए हनुमान, पधारिए। आपके आगमन से मैं धन्य हुआ। प्रणाम प्रधान जी। धन्य तो मैं हूँ, क्योंकि आपने मुझे अपनी पुत्री के विवाह में सम्मिलित किया। धन्यवाद हनुमान, आप हमारे निवेदन पर यहाँ पधारे। मुझे तो आना ही था दीदी, किंतु मैं अति प्रसन्न इसलिए हूँ क्योंकि आपके पिता ने आपको अपने वर चुनने का अवसर दिया। दीदी, ऐसे निर्णय से मनुष्य को बहुत कुछ सोचने और समझने का अवसर प्राप्त होता है। आप तो मुझे नतमस्तक कर रहे हैं हनुमान। आइए प्रतियोगिता का शुभारंभ करें। सारे प्रतियोगी यहाँ आ चुके हैं। जी प्रधान, चलिए। आइए, धन्यवाद। स्थान ग्रहण कीजिए। आज के इस शुभ अवसर पर सुमेरु के 7 गांवों से 5 प्रतियोगी हमारी पुत्री के स्वयंवर में भाग लेने के लिए यहां पधारे हैं। मैं उनका बहुत आभारी हूं। कुंजरी ग्राम के प्रतियोगी हैं विक्रम, मृणाली ग्राम से आए प्रतिभागी हैं धरती डोल प्रसाद, केसरवन से आए प्रतियोगी हैं मुकेश, मोहकपुर से पधारे हैं संजय, और 76 ग्राम से पधारे हैं अरुण। और शेष बचे 2 ग्रामों में से विवाह योग्य पुरुष न मिलने के कारण केवल दर्शक ही पधारे हैं। यहां इस स्वयंवर में आप सभी का स्वागत है, किंतु मैं एक और चुनाव चाहता हूं। यदि यहां पधारे हुए दर्शकों में से कोई भी पुरुष अपने आप को इतना कुशल और साहसी मानता है जो यहां होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागी का सामना कर सके, वो भी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। यदि 3 क्षणों में किसी ने भी अपना हाथ उठाकर सहमति नहीं दी तो मैं मान लूंगा कि वो इस प्रतियोगिता में भाग लेने की इच्छा नहीं रखता। एक कम।
स्तुति। और मैं हूं सुंदर, अति सुंदर। मैं भी इस स्वयंवर में भाग लेना चाहता हूं प्रधान जी। मैं भी छत्रग्राम से हूं और मेरा नाम वरुण लाल। अति सुंदर, अति सुंदर। यदि तुम इस प्रतियोगिता में सम्मिलित होना चाहते हो तो तुम्हें अपनी योग्यता का परिचय देना होगा युवक। याद रहे, क्योंकि तुम निमंत्रित नहीं थे, इसलिए यदि प्रथम प्रतियोगिता में असफल रहे तुम्हें यह स्वयंवर छोड़ देना होगा। बोलो, स्वीकार है? जी प्रधान जी, स्वीकार है। ऐसा कैसे कर सकता है तू? और यदि ये आ ही गया है तो इसकी विजय तो निश्चित है। किंतु ये ऐसा क्यों करना चाहता है? पर मैं भी हार नहीं मानूंगा। मैंने भी इसी से अधिकतर कलाएं सीखी हैं और मैं जानता हूँ कि ये कहाँ पर दोष करता है। उससे मैंने ये आशा नहीं की थी बंधु। यदि तुझे प्रतियोगिता में आना था तो मुझसे बोला क्यों नहीं? भैया, आप मुझ पर संदेह कर रहे हैं? मैं तो इस प्रतियोगिता में आपके लिए खड़ा हुआ हूं। ये तो भैया आप भी जानते हैं कि सारे प्रतियोगिताओं में सबको परास्त करने में मैं सक्षम हूं। और आप भी सिद्धस्त हैं। तो जब अंतिम चरण की प्रतियोगिता होगी तो उसमें सबसे अधिक अंक किसके होंगे? आपके और मेरे। और तब मैं अंतिम चरण में आपसे जानबूझकर हार जाऊंगा भैया, और तब आप विजयी हो जाएंगे। तो भैया आप भी जानते हैं कि सारे प्रतियोगिताओं में सबको परास्त करने में मैं सक्षम हूं। और आप भी सिद्धस्त हैं। तो जब अंतिम चरण की प्रतियोगिता होगी तो उसमें सबसे अधिक अंक किसके होंगे? आपके और मेरे। और तब मैं अंतिम चरण में आपसे जानबूझकर हार जाऊंगा भैया, और तब आप विजयी हो जाएंगे। तो यह योजना थी तेरी? मुझे तो लगा। भाई, मुझे क्षमा कर देना। भैया, बड़े छोटों को आशीष देते हैं, क्षमा नहीं मांगते। आप मुझे आशीष दीजिए कि मैं विजयी होता रहूं। मेरा आशीष और मेरा साथ सदैव तेरे साथ है वरुण। ये प्रतियोगिता आरंभ होने से पूर्व प्रतियोगियों को अगर कुछ कहना है तो कह सकते हैं। राम जी, प्रतियोगिता के लिए लाए गए अपने अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग के लिए मैं अनुमति चाहता हूं। आज्ञा है। धन्यवाद प्रधान जी। आज आप सभी के आशीर्वाद से मेरी पुत्री का स्वयंवर होने जा रहा है। मैं आशा करता हूं
कि यहां उपस्थित सभी प्रतियोगियों में से जो भी मेरी पुत्री का वर बने वो निश्चल और निष्पक्ष रूप से विजयी हो। मैं आशा करता हूं कि यहां उपस्थित सभी प्रतियोगियों में से जो भी मेरी पुत्री का वर बने वो निश्चल और निष्पक्ष रूप से विजयी हो। हनुमान, प्रथम चरण की प्रतियोगिता को आरंभ कराइए। जी प्रधान। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग हनुमान की, हनुमान की, हनुमान की, हनुमान की, हनुमान की, हनुमान की। आयुष्मान भव। मैंने तेरे जिन अस्त्र शस्त्रों को अपनी तंत्र विद्या से सचूक किया था उन्हीं का प्रयोग करो। ऐसा कैसे कर सकते हैं गुरुदेव? उन अस्त्रों को मैंने अगले माह राजमहल में होने वाली महासैनिक प्रतियोगिता के लिए बनाई है। तो क्या हुआ पुत्र, पुनः बनवा लेना। वो प्रतियोगिता तो अगले माह है और ये कल। ठीक है गुरुदेव, मैं उन्हीं अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करूंगा। किंतु मैं चाहता हूं गुरुदेव, कल आप मुझे आशीष देने निमागरी गांव अवश्य पधारे। अवश्य अवश्य। किंतु किंतु क्या गुरुदेव? हाँ गुरुदेव, ये लीजिए आपका उपहार। आयुष्मान भव पुत्र। सर्वप्रथम तीरंदाजी की प्रतियोगिता शुरू होने जा रही है। प्रतिभागियों, देखा उस लक्ष्य को? हनुमान ने बड़े ही सटीक तरीके से इस परिधि के मध्य के काले बिंदु पर तीर भेदा है। उस काले बिंदु पर तीर लगने के 100 अंक, धवल घेरे में तीर लगने के 50 अंक, और बाहर के लाल घेरे पर तीर लगने के 25 अंक होंगे। तीर लगने के 100 अंक।
धवल घेरे में तीर लगने के 50 अंक। और बाहर के लाल घेरे पर तीर लगने के 25 अंक होंगे। हर प्रतिभागी को 3 तीरों से अवसर दिया जाएगा। सर्वप्रथम अपनी धनुर्कला का प्रदर्शन करने आएंगे कुंजरी ग्राम से विक्रम। आरंभ कीजिए। विक्रम ने 1 तीर लाल घेरे में और 2 तीर धवल घेरे में लगाए हैं, इसलिए इनके प्राप्त अंक हैं 125। हमारे अगले प्रतियोगी हैं मृणाली ग्राम से धरती डोल प्रसाद। भाइयों, धरती डोल प्रसाद का उत्साह बढ़ाया जाए, तालियां बजाइए। शर्मा गई तो बस मेरी ही बनेगी, किंतु पहले मुझे इसे अपनी कला का प्रदर्शन करके इसे रिझाना होगा। अब देखिए मेरा चमत्कार, मैं दिखाता हूं धनुर्कला क्या होती है।
नहीं धरती डोल जी, ऐसा होता है। प्रयास कीजिए, अभी भी 2 तीर बचे हैं। यदा कदा हम भी भटक जाते हैं, फिर से प्रयास कीजिए, दिखाइए अपना चमत्कार। ओह, ये क्या हो रहा है? प्रयास कीजिए धरती डोल जी, आप कर सकते हैं। दिखा दीजिए अपना चमत्कार। हाँ हनुमान, अवश्य। हार तो मैं वैसे ही गया हूँ, क्यों ना कुछ स्वयं कर लिया जाए। प्रधान जी, क्या मैं आग पर पट्टी बांधकर लक्ष्य भेद सकता हूँ? अवश्य अवश्य। ये तो और भी प्रशंसनीय बात होगी। लक्ष्य भेद करें धरती डोल जी। अवश्य हनुमान जी। धरती डोल जी, लक्ष्य को भेदिए। अरे प्रयास कीजिए धरती डोल जी। कदाचित ये सही दिशा नहीं है। मेरे तीर से कोई मारा गया है, इसीलिए इतनी शांति। मुझे क्षमा। वाह धरती डोल प्रसाद जी, आपने बहुत अच्छा किया। देखा आप सभी ने, मैं तो आप सभी का मनोरंजन कर रहा था। अब मैं इस तीर को चीर कर दिखाता हूं। किंतु मेरे पास तो तीर ही समाप्त हो चुके हैं। प्रधान जी, मुझे एक और तीर भेंट किया जाए।
मैं इस काले बिंदु पर लगे तीर को चीर कर दिखाता हूं। और इस बार मैं एक पैर पर खड़ा होकर आंखों पे पट्टी बांधकर यह कार्य करूंगा। हम आपकी उत्साह की प्रशंसा करते हैं, परंतु नियमानुसार हम आपको और तीर प्रदान नहीं कर सकते। चलिए, कोई बात नहीं, मैं अगली प्रतियोगिता में दिखाता हूं। अवश्य धरती डोल जी, ये तो मात्र आरंभ है। हमारे अगले प्रतिभागी से अनुरोध करते हैं कि वो अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन करें। अरुण जी। अति सुंदर प्रदर्शन अरुण जी, आपने बहुत अच्छा किया, आनंद आ गया। और अरुण के हुए 200 अंक। और अब हमारे समक्ष आ रहे हैं वरुण जी।
ये अजनबी पुरुष है कौन जो जो इतना सटीक धनुर्धारी है? प्रधान जी, तृतीय तीर छोड़ने की आज्ञा है। अवश्य वरुण, अवश्य। अरे ये कैसे? असंभव लगता है। बेचारा। अति उत्तम, अति उत्तम प्रदर्शन किया वरुण ने। इनके लिए तालियां बजाओ। इसने जानबूझकर लक्ष्य नहीं लगाया ताकि मेरे से बहुत अधिक अंकों की दूरी ना रहे। वरुण के अंक हुए 225।
धनुर्कला प्रतियोगिता में सर्वाधिक अंक प्राप्त करके वरुण अग्रिम स्थान पर है। और शेष सभी के अंक इस प्रकार हैं। विक्रम 125, धरती डोल प्रसाद के अंक हैं 100, मुकेश के अंक हैं 75, और संजय के अंक हैं 150। अरुण के अंक हैं 200। और वरुण के अंक 225। हनुमान, अब आप अगले चरण की प्रतियोगिता का शुभारंभ करें। जी प्रधान जी। एक गदा युद्ध 5 कलाओं का होगा। विजयी को 50 अंक प्राप्त होंगे, किंतु यदि प्रतिवादी किसी को 5 कलाओं तक परास्त नहीं कर पाया तो निर्णय उसके खेल पर ही निर्भर होगा। विक्रम वरुण के साथ, संजय धरती डोल के साथ और अरुण मुकेश के साथ गदा युद्ध करेंगे। प्रथम युद्ध संजय और धरती डोल प्रसाद के मध्य होगा।
धरती डोल, मैं तुमसे गदा युद्ध करूं या गदा उठाने में सहायता? पहले गदा उठा के चलना तो सीख ले पहलवान। नियमानुसार युद्ध के मध्य में गदा छोड़ देने वाला पराजित माना जाता है। इसलिए इस युद्ध में विजयी है धरती डोल प्रसाद। संजय जी की पराजय का सबसे मुख्य कारण था कि वह सावधान नहीं थे और उन्हें स्वयं पर अति आत्मविश्वास था। मित्रों, जीवन में हमें कभी भी स्वयं पर अति आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये दोनों दोष मनुष्य के जीवन में पराजय का सबसे मुख्य कारक बनते हैं। संजय जी, मैं आशा करता हूं कि आप पुनः इस प्रकार स्वयं पर अति आत्मविश्वास नहीं रखेंगे और न ही असावधान रहेंगे। अब तो मैं अति सावधानी रखूंगा हनुमान। आप निश्चिंत रहिए। पुत्री, मुझे तो लग रहा है कहीं ये धरती डोल प्रसाद ही तुम्हारा पति न बन जाए।
गदा युद्ध के दूसरे चरण में वरुण विजयी हुए। दो कलाओं तक मुकेश जी ने वरुण जी का सामना किया, इसलिए उन्हें 20 अंक प्राप्त होते हैं। और क्योंकि वरुण जी इस युद्ध में विजय हुए, इसलिए उन्हें मिलते हैं पूर्ण 50 अंक। कौन है ये पुरुष जो इस प्रकार अचानक आ गया और दोनों ही प्रतियोगिता में उत्तम अंक प्राप्त किए हैं? तृतीय और अंतिम युद्ध होगा विक्रम और अरुण के मध्य। बधाई हो अरुण जी। दो कलाओं तक विक्रम जी ने अरुण जी का सामना किया और उन्हें परास्त भी किया, और इसी के साथ स्वयंवर की द्वितीय चरण की प्रतियोगिता समाप्त होती है। इस प्रतियोगिता में संजय जी 0, धरती रोल जी 50, मुकेश जी 20, वरुण जी 50, विक्रम 30 और अरुण जी 50 अंकों के साथ अभी तक मेरे हुए हैं 250 और वरुण के 275, अर्थात मेरा भाई अंतिम चरण के लिए स्वयं को आगे रख रहा है ताकि वो निर्विवाद विजयी न बने। वाह भाई, क्या रणनीति बनाई है। और अब तृतीय चरण की प्रतियोगिता का नाम है खड़क दंड।
हनुमान की, 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 हनुमान की। आप सभी प्रतिभागियों को इस कला के भीतर इस खड्ग को इस वृक्ष से बाहर निकालना होगा। जो जितने ही कम समय में इस खड्ग को बाहर निकालेगा उसके अंक उतने ही अधिक होंगे। सर्वप्रथम आमंत्रित हैं धरती डोल प्रसाद जी। आइए। क्षमा करें प्रधान जी, हनुमान ने खड्ग को कुछ अधिक ही गहराई में दसा दिया है।
अब अरुण को दिया गया समय पूर्ण होता है। आप अपने स्थान पर जाइए अरुण जी। अगले प्रतियोगी वरुण जी हैं। और इस प्रतियोगिता के विजय प्रतिभागी है वरुण जी। क्योंकि उन्होंने पूरी खड़क बाहर निकाली, इसलिए उन्हें 50 अंकों की प्राप्ति होती है। किंतु आधी खड़क बाहर निकालने के लिए अरुण जी को भी 25 अंक प्राप्त होते हैं। लक्ष्य भेद की परीक्षा हो गई, गदा की भी समीक्षा हो गई, और अब बुद्धि की परीक्षा की बारी है। लक्ष्य भेद की परीक्षा हो गई, गदा की भी समीक्षा हो गई, और अब बुद्धि की परीक्षा की बारी है। अब हम आप सबसे एक प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुनकर हमारे सम्मुख उत्तर प्रस्तुत कीजिए, और इस प्रश्न के उत्तर को प्रस्तुत करने के लिए आप सभी के पास 3 कलाओं का समय होगा। ये प्रश्न 50 अंकों का है। तो क्या आप सभी प्रतिभागी तैयार हैं? तैयार है। तो प्रश्न यह है, अब ऐसा खाद्यान्न बताइए जो अन्न नहीं है, किंतु प्यास लगने पर उसे पिया जा सकता है, क्षुधा लगने पर उसे खाया जा सकता है, शीत लगने पर उसे जलाया जा सकता है, और गर्मी लगने पर जिसकी छत्र बनाकर उसकी छाया में बैठा जा सकता है। क्या हुआ धरती डोल प्रसाद?
बल के साथ बुद्धि भी चली गई क्या? स्वयंवर छोड़ के भाग रहे हो? ये तो समय ही बताएगा कि कौन स्वयंवर छोड़कर भागा और कौन विजयी हुआ है। जब भागना था तब तो भागा नहीं और अब भाग रहा है। लो, एक और भाग गया। जब मात्र 2 ही प्रतियोगिता में भाग लेने आए थे भागने वाले। प्रधान जी, ऐसी कोई वस्तु होती ही नहीं है। हाँ प्रधान जी, ये तो प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। इस प्रकार की वस्तु तो मैंने आज तक नहीं देखी। नहीं प्रधान जी, वो खाद्यान्न है धान। जो भूख लगे तो पका के खा लो, प्यास लगे तो मार पी सकते हो। गर्मी लगने पर उसके तिनकों से छत्र भी बनाया जा सकता है। सर्दी लगने पर सूखे धान को जलाकर अग्नि भी तापी जा सकती है। आपका उत्तर सही नहीं है संजय जी। कैसे? इसके 2 कारण हैं संजय जी। प्रथम तो चावल को दीवान कहा जाता है और ये उत्तम अन्न की श्रेणी में भी आता है। और द्वितीय प्रश्न का उत्तर चावल को पकाने के विषय में नहीं था, इसलिए उसे पकाने के बाद जो भी होता है वो उत्तर का अंश नहीं। इसलिए संजय जी, आपका उत्तर स्वीकार नहीं हो सकता। सही कहा आपने, मैंने पराजय स्वीकार की। आपके प्रश्न का उत्तर मैं ले आया। आपने प्रस्तुत करने के लिए कहा था ना, यही है आपके प्रश्न का उत्तर, ईख। नहीं वरुण जी, ये उत्तर भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। आपके कहे अनुसार एकमात्र यही एक वस्तु है जिसे खाया भी जा सकता है और पिया भी जा सकता है। ये खाद्यान्न में तो आती है, परंतु अन्न में नहीं। इसके सिवा कोई, यदि और कोई हो तो आप प्रस्तुत करके दिखाइए। अभी और भी प्रतिभागी बचे हुए हैं वरुण जी। यदि वो भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो अंत में हम आपको इस प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे। नहीं हनुमान, यही सही उत्तर है। ईख को खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं। सूखने के उपरांत इसके डंड से अग्नि प्रज्वलित की जा सकती है। इसके छिलके से छत्र बनाया जा सकता है। इसके सिवा और कौन सी वस्तु हो सकती है? मान जाइए वरुण जी, आपका उत्तर सही नहीं है। अब आप ही बताइए, ईख से शिदक कैसे मिटाई जा सकती है? इसके रस को चूसने के उपरांत गन्ने की छूछ को फूंक दिया जाता है और जो उदर में जाता है वो खाद्य नहीं, जलिया होता है।
अर्थात इसे चबाया जाता है, खाया नहीं जाता। इसलिए आपका उत्तर समीप होते हुए भी पूर्ण रूप से सही नहीं है। उत्तर मैं लाया हूँ।